अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा देखें कल हमने पैकिंग फ्रैक्शन में बात की थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन से मैं दूर कर देता हूँ इस छोटी सी वीडियो में। पैकिंग फ्रैक्शन से मुराद ये बेटा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लिया, यानी कि हर किसी भी न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस मौजूद हैं हर एक ने कितना शेयर दिया है बाइंडिंग एनर्जी में, उसे हम पैकिंग फ्रैक्शन का नाम देते हैं। ये इसकी कर्व है, कल हमने इसे एक्सप्लेन भी किया था। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियर नंबर बढ़ रहे हैं पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ रही है, और शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आपके सामने, यहाँ पे आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे टॉप पर ये आयरन 56 Fe56 मौजूद है, और जो ग्रीन रीजन बना रखा है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रीजन है यहाँ पे, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस मौजूद हैं वो स्टेबल है। अब अगर आप इस रीजन को देखें तो ये रीजन जो है ये मिडल मास न्यूक्लियाई का, यानी कि ऐसे न्यूक्लियस हैं यहाँ पर जो कि ना तो बहुत ज़्यादा हैवी हैं ना ही बहुत ज़्यादा लाइट हैं, और उसके बाद दोबारा बाइंडिंग एनर्जी कम होना, पैकिंग फ्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। याद रखें बाइंडिंग एनर्जी मुसलसल बढ़ेगी, वो कल हमने डिस्कस किया था, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने का जो रेट है चेंज होगा। शुरू में बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने का रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद यानी कि आयरन 56 के बाद बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने का जो रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक, अब इस लिहाज से दो रिएक्शंस बताए गए थे, एक था फ्यूजन और एक था फिजन। इस तरफ हम आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़रा देख लेते हैं ये कर्व हमें क्या क्या चीज़ें बता रही है। सबसे पहली चीज़ यह है बेटा कि द अबव कर्व आंसर्स द काज ऑफ रेडियोएक्टिविटी ऑफ हैवी न्यूक्लियर। सबसे पहले तो ये बयान करती है कि हैवी न्यूक्लियर क्यों रेडियोएक्टिव हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो हैवी न्यूक्लियर हैं उनकी पैकिंग फ्रैक्शन कम है, डेट्स वाई वो बेटा। ऐसे जब मैं हैवी न्यूक्लियस कह रहा हूँ तो जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे फिर लिखा गया कि वन थिंग माइंड, यानी कि एक चीज़ ध्यान में रखें कि इट इज़ नॉट द ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस न्यूक्लियर नंबर। ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ नहीं है न्यूक्लियर नंबर के अगेंस्ट, बल्कि ये बट इट इज़ द शेयर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियन पैकिंग फ्रैक्शन, यानी कि जो शेयर है हर न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी में, उससे प्लाट किया गया किसके अगेंस्ट, न्यूक्लियन नंबर के अगेंस्ट, यानी कि हर न्यूक्लियन ने कितना शेयर दे रखा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे रखा है कि आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पैकिंग फ्रैक्शन है वो 8.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है, और U238 की जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है। ये दो मैंने अज्यूम कर रखे हैं यहाँ पर न्यूक्लियाई, लेकिन आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। तो इट डज़ नॉट मीन दैट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ आयरन 56 इज़ ग्रेटर दैन U238। इसका मतलब ये नहीं कि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी U238 से ज़्यादा है, बट इट मीन्स दैट ऑन एवरेज, यानी कि अगर औसतन बात की जाए न्यूक्लियंस ऑफ Fe56, यानी कि आयरन 56 के जो न्यूक्लियन से कंट्रीब्यूट मोर इन बाइंडिंग एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ U238, यानी कि जो उसके जो न्यूक्लियंस हैं आयरन के Fe56 के, उसका हर न्यूक्लियन यूरेनियम के U238 के हर न्यूक्लियन के मुकाबले में ज़्यादा शेयर दे रहा है बाइंडिंग एनर्जी में। और हमें मालूम है एज वी नो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज प्रोड्यूस ऑन द एक्सपेंस ऑफ मास डिफेक्ट, और हमें मालूम है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है मास डिफेक्ट के खर्चे पर प्रोड्यूस होती है। तो Fe56 के जो कि एक मिडिल मास न्यूक्लियस है, और उसकी पैकिंग फ्रैक्शन हाई है, यानी कि उसके हर न्यूक्लियर ने ज़्यादा मास शेयर किया है, तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगी। वेज U238 हैवी न्यूक्लियस है, ये एक भारी न्यूक्लियस है, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन भी लोअर है। होना तो ये चाहिए कि जो भारी न्यूक्लियस है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन और ज़्यादा हो, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स मौजूद हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, तो उसकी पैकिंग फ्रैक्शन तो और भी ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। यानी कि अगर आयरन 8.8 पर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यूरेनियम 238 की पैकिंग फ्रैक्शन तो इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए कि अगर वो स्टेबल हो। मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर रहा, लेकिन बजाय ज़्यादा होने की कम है, तो जिसकी वजह से अब होगा ये कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कम रहेगी, तो चुनाचा जो न्यूक्लियस है वो डिके का शिकार होगा। कंक्लूजन, यानी कि अब हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं इस चीज़ का कि Fe56 इज मोर स्टेबल देन U238 एंड दिस फैक्ट अप्लाइज ऑन ऑल न्यूक्लियाई। और ये जो अभी ऊपर चीज़ बयान की है पैकिंग फ्रैक्शन वाले कंपेरिजन की है, तमाम न्यूक्लियाई के ऊपर अप्लाई होती है। तो एक तो पैकिंग फ्रैक्शन वाली जो कर्व है ये हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि हैवी न्यूक्लियाई क्यों रेडियोएक्टिव है। और यहाँ पे बेटा देखें उसी चीज़ को कि बाइंडिंग एनर्जी दर हकीकत यूरेनियम की ज़्यादा है, इसे यहाँ पे बयान किया है। देख सकते हैं Fe56 की जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा वो हमारे पास है 493 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है क्या कहते हैं U238 की, वो 1785 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी आयरन की कम है लेकिन यूरेनियम की ज़्यादा, लेकिन फिर भी आयरन ज़्यादा स्टेबल है, उसकी वजह भी मैंने बयान की। एक तो ये चीज़ हमें इसमें पता चलती है। दूसरा बेटा जो चीज़ हमें पता चलती है वो पता चलती है टेंडेंसी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन की टेंडेंसीज क्या हैं, कि कौन से न्यूक्लियर किस न्यूक्लियर रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। दिस कर शोज द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियर टू टेक पार्ट इन टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, बिकॉज द न्यूक्लियर विथ लोअर पैकिंग फ्रैक्शंस, यानी कि वो न्यूक्लियस जिनकी पैकिंग फ्रैक्शन लो है, मीन्स दैट दे
रिलीज लेस एनर्जी व्हेन दे आर फॉर्म। तो इसका मतलब ये होगा कि जिनकी पैकिंग फ्रैक्शन कम है, जब वो बने होंगे तो उन्होंने कम एनर्जी रिलीज़ की होगी, और वो न्यूक्लियस जिनकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है वो जब बने होंगे तो उन्होंने कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की है। तो ऑब्वियसली देयरफॉर दे विल नीड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक, यानी कि जिन्होंने कम एनर्जी रिलीज़ की है उन्हें तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो कम स्टेबल होंगे। जिन्होंने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ की उन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए और उन्हें तोड़ना मुश्किल होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब ड्यू टू डैट, यानी कि इसकी वजह से मिडिल मास न्यूक्लियाई आर द मोस्ट स्टेबल, जो मिडिल मास न्यूक्लियाई हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। एंड द लेस स्टेबल न्यूक्लियाई टेंड टू गेट मोर स्टेबल, और जो लेस स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, सीधी सी बात है। बाय एक्वायरिंग मिडिल मास कन्फिगरेशन, मिडिल मास कन्फिगरेशन हासिल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है, वो कन्फ्यूजन ये बेटा कि मैंने क्या कहा था कि लाइटर न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियस में तब्दील होंगे और हैवी न्यूक्लियस लाइटर में तब्दील होंगे। तो आप में से कुछ बच्चे, और दोनों सूरतों में एनर्जी रिलीज होगी, तो आप में से कुछ बच्चे ये समझें कि शायद कि दो लाइटर मिलकर जो हैवी बना रहे हैं वही हैवी लाइटर में तब्दील होगा। नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें मिडिल मास न्यूक्लियाई दरमियान में आ रहे हैं और वो पीक पर हैं, उनसे जो हैवी हैं वो लाइटर में जब तब्दील होंगे तो मिडिल मास न्यूक्लियाई बनेंगे, और जो मिडिल में जो मौजूद हैं उनसे जो लाइटर हैं वो जो आपस में मिलेंगे तो वो हैवियर यानी कि मिडिल मास में तब्दील होंगे। यानी कि दोनों तरफ से, यानी कि वो जो ग्रीन रीजन जो दिखा रखा है यहाँ पर इस जगह पर, ये रहा, ये जो ग्रीन रीजन जो दिखा रखा है स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि इस तरफ ये जो न्यूक्लियाई मौजूद हैं ये हैवी न्यूक्लियस हैं, और जब ये फिजन के थ्रू, फिजन रिएक्शन जिसमें हैवी न्यूक्लियस टूटेगा, या रेडिएटिव डिके के थ्रू जिसमें हैवी न्यूक्लियस जो है वो लाइटर न्यूक्लियाई में तब्दील होगा, तो लाइटर से मुराद ये नहीं कि U-238 यहाँ पर तब्दील हो जाएगा आयरन में, या ये भी मतलब नहीं कि वो तब्दील हो जाएगा हीलियम में। इससे मुराद ये है कि इसकी कोशिश ये होगी कि ये वाली कन्फिगरेशन हासिल करें, ये वाली कन्फिगरेशन हासिल करे, ये कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये इस लाइटर में तब्दील होगा, ना कि U-238 यहाँ पर हम कहें कि हीलियम में या कार्बन में तब्दील होगा, नहीं। और जब हम कहते हैं कि लाइटर हैवी के अंदर लाइटर आपस में फ्यूज़ होकर हैवी बनाएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाले लाइटर आपस में हैवी फ्यूज़ होकर ये वाले हैवी बनाएंगे U-238, नहीं। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कर लें ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होकर इस तरह का कोई हैवी न्यूक्लियस बना रहे, और ज़रूरी नहीं कि आयरन ही बनाए। ये स्टेबल रीजन जो आ रहा है, इस स्टेबल रीजन के अंदर जो न्यूक्लियाई मौजूद हैं उसकी कन्फिगरेशन में आ सकते हैं, या उसे बना सकते हैं, या उसके आसपास भी हम कहेंगे बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन फ्यूज़ होकर हीलियम बनाएंगे, हीलियम तो इसमें नहीं आ रहा, ये क्या कहते हैं F56 का जो रीजन यहाँ पे दिखा रखा है इसमें नहीं आ रहा, लेकिन हीलियम स्टेबल है, तो हम कहेंगे 4 लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस में तब्दील हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कन्फ्यूजन से थोड़ा बचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 2 लाइटर मिलकर हैवी न्यूक्लियस में तब्दील हुआ एनर्जी रिलीज़ की है वही हैवी न्यूक्लियस टूट कर 2 लाइटर में तब्दील होगा और एनर्जी रिलीज़ करेगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक रिएक्शन है, लेट से ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बनाते हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो सी को अगर आप तोड़ेंगे और ए और बी बनेगा तो एक्सोथर्मिक थोड़ी होगा, फिर तो एंडोथर्मिक होना चाहिए। तो ये दोनों सूरतों के अंदर एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि बिकॉज दीज आर 2 डिफरेंट रिएक्शंस जिसमें डिफरेंट न्यूक्लियाई जो है बेटा वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अब इस लिहाज से अब यहाँ पे लिखा गया ड्यू टू डैट मिडिल मास न्यूक्लियाई आर द मोस्ट स्टेबल and the less stable nuclei tend to get more stable by acquiring middle mass configuration. For that low mass nuclei जिनका न्यूक्लियस कम है, लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूजेस का अंदर मिलना, एक दूसरे में जम हो जाना, विद अदर लो मास न्यूक्लियाई, यानी कि दूसरे लो मास न्यूक्लियाई से मिलेंगे, जो लो यानी कि लोअर मास न्यूक्लियाई आपस में मिलेंगे, टू गेट अ हाई स्पॉट ऑन डेट कर्व, यानी कि उस कर्व में एक ऊंचा स्पॉट हासिल करने के लिए, यानी कि मिडिल मास न्यूक्लियाई में तब्दील होंगे या उसके करीब जाएंगे, और इस अमल को हम नाम देते हैं फ्यूजन का। और हैवी न्यूक्लियस जो है, हैवी न्यूक्लियस डिकेज टू ट्रांसमिट इनटू रिलेटिवली लाइटर कन्फिगरेशन। देखें नेचुरली क्या होता है, फ्यूजन प्रोसेस नेचुरल नहीं है, तो होता ही है कि जो हैवी न्यूक्लियस हैं वो ट्रांसम्यूट होते हैं रिलेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई कन्फिगरेशन में, और उनकी पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाती है। आर ब्रेक अपार्ट इनटू रिलेटिवली लाइटर न्यूक्लियाई, या वो न्यूक्लियस ही टूट जाता है लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर, उस अमल को हम नाम देते हैं फ्यूजन का। लेकिन फ्यूजन जहन में रखिएगा नेचुरल प्रोसेस में, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है और कोशिश की है समझाने की। यहाँ पर ये 2 लाइटर न्यूक्लियाई हैं जो कि इस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं, लेट से ये एक्स है और ये वाई है, ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर जेड बनाते हैं, और ये क्यू जो यहाँ पे लिखा है बेटा एनर्जी कहलाती है, ये एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, और इसे आमतौर पे क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं कि इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, ठीक है बेटा, यानी कि एनर्जी वैल्यू क्या रिएक्शन की। तो अब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर बेटा ये एक थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस यहाँ पे बना देते हैं। लाजमी नहीं कि इस रीजन के अंदर ही है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, आपका ये जो न्यूक्लियस है इस जगह पर भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल होगा और एनर्जी रिलीज़ करेंगे, तो इस अमल को बेटा हम फ्यूजन का नाम देते हैं। हम इसे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में।
और अभी एक चीज़ ध्यान में आई थी, अब वो निकल गई, चलें खैर। अब उसके बाद बेटा जब हम फिजन की बात करते हैं, फिजन में एक हैवी जो न्यूक्लियस है दो लाइटर के अंदर टूटता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ करता है। और हाँ, ये चीज़ आई थी कि एनर्जी क्यों रिलीज़ होगी, क्योंकि इनकी पैकिंग फ्रैक्शन देख सकते हैं कम है, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा है, और जिसकी पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा ऑब्वियसली उसने ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी है जब वो फार्म होगा। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, जो कि यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है डन, जो कि एनर्जी आगे रिएक्शन कराएगी, क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी। अब यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस है, लाइटर न्यूक्लियाई के अंदर टूट रहा है। लाइटर से मुराद ये नहीं कि अल्टीमेट लाइटर यानी कि मिडिल मास न्यूक्लियाई, और लाजमी भी नहीं है कि टूट कर ये आयरन वाले रीजन के अंदर ही आ जाए, बस इसके करीब हो सकता है, इसमें भी आ सकता है, ठीक है डन। ये दोनों जो न्यूक्लियाई जो बन रहे हैं, फिजन इज़ नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। दस नेचुरली द हायर हैवी न्यूक्लियस अंडरगोज मैनी डिकेज। तो नेचुरली क्या होता है कि अपना जो हैवी न्यूक्लियस है बहुत सारे डिकेज से गुजरता है, जो कि अल्फा और बीटा डिकेज होते हैं, और ट्रांसम्यूट्स टू रिलेटिवली हायर लाइटर न्यूक्लियाई, और वो यानी कि लाइटर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाता है जो हैवी न्यूक्लियस होता है, until they transmute into to later lighter nuclei until they transmute to the region for, उस वक्त तक हम कहें कि लाइटर न्यूक्लियाई में तब्दील होता रहता है जब तक कि ट्रांसमिट टू द रीजन फॉर विच, उस रीजन में आने के लिए जिसमें एटॉमिक नंबर 83 से कम है, क्योंकि आपको मालूम है कि 83 से कम एटॉमिक नंबर वाले जो हैं वो स्टेबल हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब ये इस 83 से कम वाले रीजन में आए तो कोई रेडियोएक्टिव आइसोटोप बने, वो रेडियोएक्टिव आइसोटोप जो है 1 या 2 डिकेज के बाद स्टेबल हो जाएगा। देख सकते हैं कि जब नेचुरली ये डिके से गुजर रहा है तो ये इस रीजन में नहीं आया, बल्कि यहीं पे कहीं पे स्टेबल हो जाएगा, करीब 83 के करीब ही कहीं पे स्टेबल होगा, लेकिन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस डिकेज, यानी कि इन डिकेज के दौरान दे कंटिन्यूसली रिलीज द एनर्जी बाय डैट दे पैकिंग फ्रैक्शन इंक्रीज ग्रेजुअली, वो मुसलसल एनर्जी रिलीज करते रहते हैं और उस डिके के दौरान उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती रहती है। इस चीज़ को बेटा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल से शो किया। अब बेटे यहाँ पे मैंने डिके चेन बनाई है, दिखाई है U238 की। यहाँ पे देख सकते हैं U238 स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कितने डिकेज से गुजर रहा है। काफ़ी सारे डिकेज हैं जिनसे वो मुसलसल गुजरते यहाँ तक पहुँच रहे हैं, और हाफ लाइफ भी लिखी गई, यानी कि इसे यहाँ से स्टेबल कन्फिगरेशन जो कि लेड 206 की, वहाँ तक पहुँचने में अच्छा खासा टाइम लगेगा। लेकिन तमाम डिकेज के थ्रू इसकी पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे कम है, फिर थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि हर डिके के दौरान ये थोड़ी सी एनर्जी रिलीज़ करता रहेगा, इसकी पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ती रहेगी, और इसकी जो पैकिंग फ्रैक्शन है यानी कि लेड 206 की, ये सबसे ज़्यादा होगी इस पूरे के पूरे हम कहेंगे चेन के अंदर, ठीक है ना। इस चीज़ को देखें, मैंने यहाँ पर फिर लिखा भी है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ U238 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ लेड 206 7.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये ग्राफ है बेटा जो कि मैंने एक अथेंटिक साइट से उठाया है, देख सकते हैं यहाँ पर ये 238 बेटा, यहाँ पर ये न्यूक्लियर नंबर इस जगह के ऊपर लिखे। मैं थोड़ा तेज़ बात कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी रहे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर नंबर्स हैं, ये 240 के करीब ही 238 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस मौजूद है U238, और सामने बिल्कुल अगर आप जाएँ तो मैंने इसकी पैकिंग फ्रैक्शन लिखी है 7.5। अब यूरेनियम 238 ट्रांसम्यूट होता है लेड 206 में, तो ये यहाँ पे ये 206 है इस जगह पर तकरीबन, यहाँ से मैंने लाइन ऊपर उठाई तो ये रहा 206 का न्यूक्लियस, और ये इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आप यहाँ पे कर्व में भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन से ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली U238 जब लेड 206 में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, ठीक है डन। हाँ, ये एनर्जी एकदम रिलीज़ नहीं होगी, अरबों सालों में रिलीज़ होगी। और ये एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि हमारी ज़मीन का जो इंटीरियर जो है ना बेटा अभी भी गर्म है। जब ज़मीन बनी थी तब भी बेटा, क्योंकि वो बिल्कुल ही हम कहें कि एक जेली टाइप मटेरियल था, काफ़ी गर्म था, बाय द टाइम वो ठंडी होती चली गई, लेकिन ज़मीन का अंदरून अभी भी गर्म है। उसकी गर्मी की गर्म होने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि ज़मीन में जो मटेरियल मौजूद है, यानी कि अंदर जो मौजूद है, मैं बहुत तेज़ी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके अंदर बहुत सारे रेडिएटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि मुसलसल डिके से गुजर रहे हैं और वो स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हैं। तो जब मुसलसल डिके से गुजरते हैं तो थर्मल एनर्जी रिलीज़ करते हैं, वो थर्मल एनर्जी ज़मीन के अंदरूनी जो कोर वगैरह है, अंदरून का जो हिस्सा उसमें एब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से ज़मीन का अंदरून गर्म है, और ज़मीन के अंदरून गर्म रहने की वजह से ऊपर ज़िंदगी बनी हुई है। उसे मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा कभी इंशाल्लाह ताला, ठीक है डा। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि ज़मीन अंदर से अभी भी क्यों गर्म है, ठंडी क्यों नहीं हुई, उसकी वजह है क्योंकि ज़मीन के अंदर मुसलसल रेडिएटिव डिकेज चल रहे हैं, क्योंकि मटेरियल तो मौजूद है, और उन रेडिएटिव डिकेज की वजह से मुसलसल जो है ज़मीन का अंदरून जो है गर्म है, क्योंकि जो भी रेडिएटिव डिके से गुजर रहा है उसकी पैकिंग फ्रैक्शन में इजाफा हो रहा है। पैकिंग फ्रैक्शन में इजाफे से मुराद ये नहीं कि न्यूक्लियस ज़्यादा एनर्जी होल्ड कर रहा है, नहीं, इट मीन्स कि ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो चुनाचा वो थर्मल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है ज़मीन के इंटीरियर में, और ज़मीन का अंदरून गर्म बना हुआ है। आई होप अब आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे एक और चीज़ लिखी है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट एवरी एलिमेंट विल रीच इन हाईएस्ट स्टेबल रीजन। कोई ज़रूरी नहीं है कि
जो भी हैवी न्यूक्लियस है वो किसके अंदर पहुँचे, स्टेबल रीजन के अंदर पहुँचे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो उस वक्त तक हम कहें कि डिके होता रहेगा जब तक कि उसका एटॉमिक नंबर 83 से कम ना हो जाए। 83 से कम हुआ, फिर उसके बाद चंद एक डिकेज़ में, 1 या 2 डिके में स्टेबल हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर फिर अब एक बड़ा सवाल उठता है, लेकिन उस पर इंशाअल्लाह हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।